काला दोनोर अत्यंत संयोगी। काला दोनोर अत्यंत संयोगी। काला दोनों अत्यंत संयोगी। ये सूत्र क्या काम करता है? देखो काला, काला का मतलब होता है कालवाची शब्द। कौन से शब्द? कालवाची। कालवाची शब्द मतलब ऐसे शब्द जो समय का बोध कराते हो। इसका बोध कराते हो, समय का बोध कराने वाले शब्द कालवाची शब्दों में। और अध्वनय, अध्वनय का मतलब होगा मार्गवाची शब्दों में। तो कालवाची और मार्गवाची शब्दों में, मार्गवाची शब्दों में अध्वना मानी क्या होता है? मार्गवाची। काला मानी कालवाची। समय का बोध कराने वाले और मार्ग यानी रास्ते का बोध कराने वाले शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। कब होती है द्वितीय विभक्ति? जब अत्यंत संयोग हो। अत्यंत संयोग का मतलब होता है निरंतरता हो। क्या हो? निरंतरता। तो कालवाची और मार्गवाची शब्दों में निरंतरता बताने में, कंटिन्यूटी बताने के अर्थ में उन शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे इनका उदाहरण है मोहन, मोहन मासम अदिति। मोहन मासम अदिति। मोहन मासम मतलब महीने भर पढ़ता है। तो इसका अर्थ ये होगा, जब यहाँ पर समयवाची शब्द में जब द्वितीय विभक्ति हो रही है तो इसका अर्थ ये निकलेगा कि मोहन महीने भर लगातार पढ़ता है। 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 श्याम वर्षम क्रीडति। श्याम वर्षम क्रीडति। श्याम वर्ष भर खेलता है, मतलब लगातार खेलता है वर्ष भर। कभी भी एक भी दिन का वो उसमें ब्रेक नहीं देता है, रुकता नहीं है। निरंतरता जब बताई जाती है, कहां गई? वर्षम कीर्ति, श्याम वर्ष भर खेलता है। तो ये तो हो गए कालवाची के उदाहरण। मतलब ये लगातार अर्थ बताने के अर्थ में काम आते हैं। यदि कंटिन्यूटी बताई जा रही है तो कालवाची और मार्गवाची में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। अगला उदाहरण है मार्गवाची का। क्रोशम नदी क्रोशम कुटिला अस्ति। कुटिला अस्ति। नदी क्रोश भर टेढ़ी है। नदी क्रोशम कुटिला अस्ति। नदी क्रोशम मतलब क्रोश भर कुटिला अस्ति यानी टेढ़ी है। तो क्रोश भर लगातार पूरी क्रोश तक वो टेढ़ी है, लगातार है। यदि थोड़ा सा हिस्सा यदि उसका बताया जाता है, आधा यदि समय के अंदर यदि कुछ हिस्सा बताया जाता है तो वहां पर नहीं होगी। निरंतरता बताने के अर्थ में ही कालवाची और मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति है। वरना तृतीय विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति। तो तृतीय विभक्ति कौन से कारक में होती है? तृतीय विभक्ति कौन से कारक में होती है? करण कारक में। तो अपन अब पढ़ेंगे करण कारक। करण कारक जिसमें तृतीय विभक्ति होती है। तृतीय विभक्ति। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी कारक अपन पढ़ रहे होते हैं उसकी अपने को परिभाषा पता होना चाहिए कि ये इस कारक का अर्थ क्या होता है, ये कारक किस जगह काम आता है, क्या इसकी परिभाषा है, क्या इसके लक्षण है, कहाँ कौन सी जगह पे ये करण कारक होगा, मतलब कैसे पहचान होगी उसकी। तो सबसे पहले अपन करण कारक की परिभाषा के लिए संज्ञा सूत्र, संज्ञा तो जानते हो ना, किसी व्यक्ति वस्तु आदि का नाम आदि का जो बोध कराता है। तो करण संज्ञा करने वाला जो सूत्र है ना कि इसका क्या नाम है, इस जो संज्ञा कर रहे हैं करण अपन, इसका नाम क्या, मतलब इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, कैसे इसकी पहचान होगी। नाम से ही तो पहचान करते हैं ना अपन, तो संज्ञा से उस चीज की पहचान होती है कि इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं या कौन कौन से इसके लक्षण हैं, वो उसकी पहचान करते हैं। तो करण संज्ञा करने वाला सूत्र है साधकतमं करणम। साधकतमं करणम कौन सा सूत्र है? साधकतमं करणम। साधकतमं करणम सूत्र का अर्थ है, जैसे इसकी संस्कृत में वर्ती है, क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टो उपकारकम करण संयम साध। क्रिया को सिद्ध करने में जो सर्वाधिक सहायक होता है वह क्या कहलाता है? करण कहलाता है। कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जाती है उसमें कर्ता की जो सर्वाधिक सहायता करता है क्रिया को करने में। किसको करने में? क्रिया को करने में, इच्छित काम को करने में जो सर्वाधिक रूप से सहायता प्रदान करता है वह करण कहलाता है। जैसे अपन हिंदी में एग्जाम्पल समझे, राम
गाड़ी से जाता है। राम गाड़ी से जाता है। राम कौन सी क्रिया कर रहा है यहाँ पे? जाने की क्रिया। कौन सी क्रिया कर रहा है? अब जाने की क्रिया में सर्वाधिक सहायक कौन है? गाड़ी। गाड़ी सहायता दे रही है ना जाने में। तो क्रिया को करने में जो सर्वाधिक सहायक होता है वो करण कहलाता है। मोहन पेन से लिखता है। मोहन कलम से या पेन से, कलम से रामायण लिखता है। चलो ये उदाहरण, रामायण लिखता है। देखो मोहन यहाँ पर क्या काम कर रहा है? लिखने का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? लिखने का काम। अब लिखने की क्रिया में रामायण ज्यादा सहायता कर रहा है या कलम कर रही है सहायता? कलम कर रही है ना। रामायण को तो वो लिखना चाहता है, तो कर्ता को अपनी क्रिया को करने में, अपने काम को करने में जो सर्वाधिक सहायता दे रहा है लिखने के काम में, कलम सर्वाधिक सहायता दे रहा है। तो कलम क्या हो गया? एक करण हो गया। करण एक तरह से साधन के रूप में ये इसको बोल सकते हैं अपन। तो करण क्या हो गया? कलम हो गया। रामायण को तो वो चाहता है, रामायण को क्या करना चाहता है? प्राप्त करना चाहता है, लिखना चाहता है। तो रामायण को क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता है किसको है? वो रामायण। अब रामायण को चाहने के लिए जिन जिन उपकरणों की सहायता होती है वो करण हो गए। कलम से रामायण को लिख रहा है तो कलम क्या हो गया? करण हो गया। और रामायण क्या हो गया? कर्म। तो अब आप समझते होंगे कि करण किसे कहते हैं। कर्ता अपनी क्रिया को पूरी करने के लिए जिसकी सहायता लेता है या जिसकी सर्वाधिक सहायता लेता है या जो उसकी सर्वाधिक सहायता करता है वो क्या कहलाता है? करण कहलाता है। ये दो उदाहरण हो गए। अब इसकी हिंदी अर्थ लिख लो आप।